हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर डेस्ट एकेडमी। हम इस वीडियो से प्रारंभ कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस पेपर वीडियो सीरीज, जिसका यह पहला वीडियो है। इसकी फ्री ऑनलाइन टेस्ट हमारी वेबसाइट careerdestacademy.com पर दे सकते हैं। यह फुल लेंथ टेस्ट पेपर है। इसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज MPPSC प्री GS एग्जाम 99 पेपर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं careerdestacademy.triggerexam.com पर। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा आप careerdestacademy.com की लर्निंग ऐप है, जहां से आप वीडियो सीरीज एवं ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं pdfdownload.careerdestacademy.com से। आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का द्वितीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? इसका जो सही आंसर है 14 नवंबर 1948। भारतीय संविधान सभा में संविधान का द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ था। यह 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस वाचन में संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया था। इस वाचन की प्रमुख विशेषता की बात करें तो सभी प्रश्नों पर निर्णय लगभग पूर्व सहमति से लिए गए थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? नंबर 1 KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसमें से आपको ऑप्शन में से सही आंसर करना है, जिसका सही आंसर है D 1, 2, 3, यानी KM मुंशी, N गोपाल स्वामी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि जवाहरलाल नेहरू इस प्रारूप समिति संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे उसके सदस्य नहीं थे। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके 6 अन्य सदस्य N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र तथा DP खेतान थे। बाद में BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णमाचारी सदस्य बनाए गए थे। राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है वह अनुच्छेद 333 के अंतर्गत है। ये अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद की तहत के बात करें तो यदि किसी राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस राज्य की राज्यपाल इस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। सही सम्मिलित करना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन इसके सामने लिखा हुआ है। अनुच्छेद 148 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 54 भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 50 भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 76। ये सारी चीजें दी गई हैं। हमें जो सही आंसर है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत होता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण B3 यानी अनुच्छेद 50 से, भारत का महान्यायवादी C4 यानी अनुच्छेद 76, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76, भारत का नियंत्रण अनुच्छेद 148 एवं महालेखा परीक्षक। जिला योजना समिति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? जिला योजना जो समिति का प्रावधान है वह अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार किया गया है। ZJ, ये ZJ में बहुत कंफ्यूजन होता है। कैसा कंफ्यूजन होता है? ZJ यानी या और घा की बात हो रही है, ये आप ध्यान रखेंगे। या घा जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर, जिले में पंचायतों और नगर पालिका द्वारा तैयार की गई योजना का समेकन मिलाकर करने और संपूर्ण जिले के एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त
करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की जो है वो शक्ति प्राप्त करता है? वह प्राप्त करता है अनुच्छेद 173। इसका प्रयोग राष्ट्रपति तय करता है कि जब संसद के दोनों सत्र में ना हो, राष्ट्रपति को यह संविधान का निर्णय हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तब ऐसा अध्यादेश प्रस्तावित जारी कर सकेगा। उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत होता है। यानी इसमें क्या है कि यदि माने कि विधानसभा हो या फिर ये मतलब संसद सत्र हो, वो नहीं चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार अध्यादेश जारी करती है जिससे कि अधिनियम बन जाता है। सम्मिलित कीजिए। अपलेशियन पर्वत, उसके सामने लिखा हुआ है जेबल टाउबकल, यूराल पर्वत, माउंट एल्बर्ट, एटलस पर्वत, माउंट मिचेल, रॉकी पर्वत, गौरा नोराडिया। इसका जो सही आंसर होगा हमारा A3, यानी अपलेशियन पर्वत माउंट मिचेल से संबंधित है, यूराल पर्वत ये B4, गोरा नैरो नाड्या, उसके बाद एटलस पर्वत जेबल टाउबकल, रॉकी पर्वत माउंट एल्बर्ट, ये D2 की बात है। इसके पुष्टि भी करते हैं हम। अपलेशियन पर्वत माउंट यानी पर्वत एवं उससे संबंधित सर्वोच्च चोटी है, यूराल पर्वत गौरा नैरोडेनाया, एटलस पर्वत जेबल टाउबकल, रॉकी पर्वत माउंट एल्बर्ट। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। ये कैस्पियन सागर, जबकि शाब्दिक लवणता वाली झील टी की बान झील है, सुपीरियर झील मीठे वाली पानी की झील है, जबकि गोविंद सागर झील मानव निर्मित एक कृत्रिम झील है। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है? क्यूरोसियो की धारा, क्यूरोसियो की धारा है। ये क्यूरोसियो की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म धारा है, जबकि कैलिफोर्निया की धारा अखासोटक की धारा है, अखोस्टक की। आयोसीओ की धारा आदि उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। बाली आर्क द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बाली आर्क द्वीप समूह ये भूमध्य सागर में स्थित है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास बाली आर्क द्वीप समूह स्थित है। यह स्पेन का स्वायत्त प्रभाग है। इस द्वीप समूह की राजधानी नगर पाला डी मलोकार्का है। कैटालान तथा स्पेनिश आदि यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। दक्षिण अफ्रीका की संसद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका की जो संसद है वह केप टाउन में स्थित है। यह नगर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी भी है। यह दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, नगर है। केप टाउन का क्षेत्र बंदरगाह, पर्वत, बाग आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में विद्यालय दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से की गई है? मध्य प्रदेश में विद्यालय दिवस मनाए जाने की शुरुआत 26 जनवरी 2020 से की गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा जो जनजाति है वह कहाँ निवास करती है, यह हमें बताना है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ये टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इसकी भाषा टोडा है। इन्हीं टोडी एवं टड्डा आदि नामों से भी जाना जाता है। ये लोग अपने आपको आर्यों का वंशज मानते हैं। इस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन सामान्य है, माने बहुपति, एक से अधिक पति रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा सुम्मिलित करना है। भील के सामने लिखा हुआ बालाघाट, बैगा के सामने झाबुआ, कोरको के सामने शहडोल, अगरिया के सामने होशंगाबाद। यानी कौन सी जनजाति किस जिले से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश की जनजाति है। ए का 2 यानी भील, ये झाबुआ, बैगा यानी बैगा प्रमुख रूप से किस जिले से संबंधित होती हैं? ऐसा है बैगा बालाघाट, कोरकू होशंगाबाद, अगरिया शहडोल, यानी डी का ये प्रदेश की जनजाति से संबंधित जिले का सही सुमेलन है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम से कौन जाना जाता था? प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम से हिंद महासागर जाना जाता था। इसका जो डिटेल है वो हम देखते हैं। हिंद महासागर को संस्कृत में रत्नाकर
यानी रत्न उत्पन्न करने वाला कहते हैं। इसका आधुनिक नाम हिंद महासागर है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है तथा पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार प्राकृतिक कारणों की खोज करें। जलीय अपरदन, दूसरा है वायु अपरदन, हिमानी अपरदन, समुद्री तरंगों द्वारा अपरदन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, यानी आंसर सी, 1 2 3 4, यानी जो मृदा अपरदन के जिम्मेदार प्राकृतिक कारण हैं वो सारे के सारे हैं। मृदा अपरदन के कारण मृदा के उपजाऊ तत्व अब रद्दित होकर दूसरी ओर चले जाते हैं, जिसके कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है। इसके फलस्वरूप बंजर भूमि की समस्या उत्पन्न होने लगती है। जलीय अपरदन, वायु अपरदन, हिमानी अपरदन, समुद्री तरंगों द्वारा ये मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारण हैं। टैगा वन प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं मिलता है? टैगा वन प्रदेश में ये दरियाई घोड़ा नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश टैगा, ये मध्य प्रदेश नहीं, टैगा वनों में प्रदेश में लोमड़ी, मिंक, समूर, साइबेरियन, केरन आदि मिलते हैं, परंतु दरियाई घोड़ा टैगा वनों में नहीं पाया जाता। यह अफ्रीका की नदियों में पाया जाता है। ये टैगा वनों में, टैगा वन के जो प्रदेश हैं उसमें लोमड़ी, मिंक, समूर, साइबन, केरन आदि मिलते हैं, लेकिन ये टैगा में जानवर दरियाई घोड़ा नहीं मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में ये जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। इस नदी के अन्य जगहों पर भिन्न भिन्न नाम है, जैसे तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में इसे ब्रह्मपुत्र आदि कहा जाता है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश ने शुरू किया था? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ भारत ने शुरू किया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का कारण सबसे पहले भारत में शुरू किया गया था। कपास भारत से यूनान, जहां उसे यूनान हेवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई रूप में कब गठित किया गया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1953। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन वर्ष 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य है। दोस्तों, जो हम 100 पेपर की टेस्ट सीरीज, यानी लगभग 99 की जो टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसमें क्या है कि जो ये वीडियो सीरीज होगी उसमें हमारे ऐप पर या फिर वेबसाइट पर इसके वीडियो भी देख सकेंगे। वो इस प्रकार होगी, ऑनलाइन टेस्ट भी और प्लस वीडियो। इसमें ये ऑनलाइन टेस्ट, ये अलग टेस्ट है जो हम ऑनलाइन इस पर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, तो ये अलग होगा और वो अलग होंगे। सुम्मिलित करना है। तराइन का द्वितीय युद्ध, इसके सामने लिखा हुआ है 1576, हल्दी घाटी का युद्ध 1192, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, असीरगढ़ का युद्ध 1601। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वह गोविंद सिंह ने की थी। गोविंद सिंह ने की थी। सिखों के अंतिम गुरु 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? ये फेमस क्वेश्चन है। बजट का कोई उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन भारतीय राजा कौन थे? रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन जो राजा थे वो अकबर थे। एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की रानी थी। इनके समकालीन भारतीय राजा अकबर था। 1556 से 1605 तक भारत में अकबर का शासन था। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय रानी एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की महारानी थी। इंग्लैंड में एलिजाबेथ प्रथम का शासन 1533 से 1603 ईस्वी तक रहा है। भारत का सादी निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? भारत का सादी निम्नलिखित में से किसे कहा गया है?
अमीर हसन को कहा गया है। अमीर हसन का पूरा नाम अमीर हसन ए देहलवी है। गजलों का उच्च विशेषता के कारण उसे भारत का सादी कहा जाता है। सम्मिलित करना है, लॉर्ड डलहौजी के सामने लिखा है व्यक्तिगत सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामने सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन के सामने बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन के सामने स्वायत्त शासन। इसके कूट करना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत दिया, इसके सामने हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा का निषेध हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय सती प्रथा का जो है वो प्रचलन खत्म हो गया था। लॉर्ड रिपन स्वायत्त का शासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के सामने ये स्वायत्त शासन की माने स्थानीय शासन का आरंभ हुआ था। ये इस प्रकार है। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? लोक हितवादी उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। गोपाल हरि देशमुख लोकहित के नाम उपनाम से जाने जाते थे। वे मराठी पत्रिका लोकहितकारी से संबद्ध रहे हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गदर पार्टी का जो मुख्यालय स्थित था वह सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। गदर पार्टी की स्थापना जून 1913 में अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इस पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने संबोधित किया था? ये किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते वो काम गांधी जी ने कर दिखाया, इसलिए माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कब दिया था? माने कहाँ दिया था? ये लिखा हुआ है कहाँ दिया था। ये दिया था वाराणसी में। फरवरी 1916 में बनारस वाराणसी में दिया जनभाषण महात्मा गांधी द्वारा भारत में दिया गया प्रथम जनभाषण था। उन्होंने यह भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में, दिल्ली में। आधुनिक शिक्षा प्रोत्साहन के लिए विश्वविद्यालय जो स्थापित किए गए थे उसका जो सही आंसर है वो डी है। इसमें केवल यानी कलकत्ता, मुंबई, मद्रास दिल्ली में नहीं किए गए थे। भारत में आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। जिसके बाद भारत में उस शिक्षा का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन था? संघर्ष की ओर पुस्तक के जो लेखक थे वो जयप्रकाश नारायण थे। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता भी थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। 8 अक्टूबर 1979 को बिहार के पटना जिले में उनकी मृत्यु हो गई थी। देश के बाहर संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना कहाँ हुई थी? देश के बाहर संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना फ्रांस में हुई थी। ये फ्रांस में हुई थी। मध्य प्रदेश के किस शहर से कोटा तक ग्रीन हाईवे बनाया जाएगा? किस शहर से कोटा तक ग्रीन हाईवे बनाया जाएगा? उज्जैन शहर से और कोटा राजस्थान के मध्य ग्रीन हाईवे बनाया जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये जो प्रस्ताव संबंधित था वह संवैधानिक सुधार से संबंधित था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित था। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? सूर्य के प्रकाश में जो रंगों की संख्या होती है वो 7 होती है। सूर्य के प्रकाश से विभिन्न रंगों की उत्पत्ति होती है। प्रिज्म
की सहायता से देखने पर पता चलता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण, जिसे संक्षिप्त रूप में अंग्रेजी भाषा में VIRGYOR और हिंदी में बैजानीहापीनाला कहा जाता है, जिसमें बैगनी, वायलेट, जामुनी, इंडिगो, नीला, ब्लू, हरा, ग्रीन, पीला, येलो, नारंगी, ऑरेंज, लाल, रेड हैं। सीटी स्कैन प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन प्रयोग में ये जो प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें लाई जाती हैं। सीटी स्कैन करने में एक्स किरणें का प्रयोग होता है। सीटी स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी एक प्रकार की चिकित्सीय चित्रांकन तकनीकी है जो टोमोग्राफी पर आधारित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? ये जो प्रदूषण स्तर है वो 45 dB है, डेसिबल है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण 45 डेसिबल है। सम्मिलित करना है। तरंगदैर्घ्य के सामने लिखा हुआ है प्रवाह की दर, उच्च वेग के सामने मैक, क्यूसेक के सामने भूकंप की तीव्रता और रिएक्टर के सामने एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, यानी तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। उच्च वेग को मैक में, क्यूसेक को प्रवाह की दर, रिएक्टर को भूमिका। ये उच्च वेग मैक, क्यूसेक प्रभाव की दर ऊपर जाएगा और रिएक्टर ये दोबारा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्टर भूकंप की तीव्रता, क्यूसेक प्रभाव की दर, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, उच्च वेग मैक। इस प्रकार से सही सम्मिलित है। सबसे भारी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे भारी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। इसका परमाणु भार 238.03, जिसका घनत्व 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। मोनोजाइट किसका आयक्स है? मोनोजाइट किसका आयक्स है? ये थोरियम का है। मोनोजाइट थोरियम, लैंथनम और सीरियम तत्वों का मिश्रण है, जिससे कुछ मात्रा में यूरेनियम भी मौजूद होता है। मोनोजाइट युक्त रेत भारत, मेडागास्कर व दक्षिण अफ्रीका में बहुत मात्रा में पाई जाती है। ऊष्मा का उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऊष्मा का उत्तम चालक निम्नलिखित में से पारा है। पारा ऊष्मा का उत्तम चालक है। पारा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। पारा का मुख्य अयस्क शनिवार है तथा मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको तथा इटली में पाया जाता है। किस रंग का अवशोषण पौधों द्वारा तीव्रता से होता है? किस रंग का अवशोषण पौधों द्वारा तीव्रता से होता है? नीला और लाल। पौधों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी सहायता से पौधे सूर्य के प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। यह पौधों के पत्तों पर हरे रंग का कारक है। क्लोरोफिल सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित नीले एवं लाल रंग के तीव्र अवशोषण करता है। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन क्या होता है? थायरॉक्सिन क्या होता है? हार्मोन। ये हार्मोन होता है। थायरोसिन एक हार्मोन है जिसका स्त्रावण गले में स्थित थायरॉयड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। थायरॉयड मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्त्रीय ग्रंथियों में एक है। यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करती है। सम्मिलित करना है। आर्सेनिक 74 के सामने रक्त व्यक्तिक्रम, कोबाल्ट 60 के सामने ट्यूमर की पहचान, फास्फोरस 32 के सामने कैंसर, सोडियम 24 के सामने स्वायत्त रक्तता का उपचार लिखा हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह A2 यानी आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान, कोबाल्ट 60 कैंसर, फास्फोरस 32 स्वायत्त रक्त का उपचार, सोडियम 24 यानी 24 रक्त व्यक्तिक्रम। करनाल बंट रोग है। करनाल बंट रोग है किसका है? गेहूं फसल का है। करनाल बंट रोग गेहूं में लगने वाला एक विशेष प्रकार का रोग है। इस रोग के कारण गेहूं के बीज के आंशिक रूप से काले चूर्ण में बदल जाते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज के
जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। इससे कभी दुर्घटना होने पर उसे आसानी से ढूंढा खोजा जा सकता है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध तेलंगाना से है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध तेलंगाना राज्य से है। तेलंगाना के पृथक राज्य बनने से पूर्व इसे वर्ष 2007 में प्राणहिता चेवेल्ला लिफ्ट सिंचाई परियोजना के नाम से प्रारंभ किया था, किंतु वर्ष 2014 में तेलंगाना का निर्माण के पश्चात इस परियोजना को पुनर्निर्मित किया गया। लिडार सर्वे के उपरांत इसे दो भिन्न परियोजनाओं में विभक्त कर दिया गया, जो प्राणहिता परियोजना तथा कालेश्वरम परियोजना के रूप में है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से जो कंप्यूटर भाषा है वह है फोर्टन। फोर्टन कंप्यूटर भाषा है। इसका संक्षिप्त रूप फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। कंप्यूटर की इस उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM कंपनी द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक कार्यों में इस भाषा का उपयोग व्यापक रूप में होता है। कैड का पूरा नाम क्या है? CAD। ये जो नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। कैड में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा डिजाइन एवं डिजाइन प्रालेखन का कार्य संपादित किया जाता है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां छोड़ा गया था? भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ये बीकानेर में छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS फर्स्ट ए यह 17 मार्च 1988 को बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र में छोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि इसमें से कौन उपग्रह नहीं है। SLV-3 नहीं है, जबकि RS-D1, Insta-2D, IRS फर्स्ट डी ये सारे के सारे उपग्रह हैं। इसके द्वारा प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की एक श्रृंखला है जिसका नाम रोहिणी है। रोहिणी श्रृंखला के IRS फर्स्ट डी, RSDI, Insta-2D आदि उपग्रह हैं, परंतु SLV-3 कोई उपग्रह नहीं है, बल्कि यह भारत का पहला प्रायोगिक प्रक्षेपण यान है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वह मनीला फिलीपींस में स्थित है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना एशियाई देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इस बैंक की स्थापना दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। इस बैंक ने जनवरी 1967 से कार्य प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लोगों के लिए प्रथम कैशलेस बाजार शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ये लोगों के लिए प्रथम कैशलेस बाजार शुरू करने वाला प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ भारत का वह राज्य जहां लोगों को प्रथम कैशलेस बाजार समर्पित किया गया है। निम्नलिखित में से G7 का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो वह है भारत। भारत G7 का सदस्य नहीं है, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये सब G7 के सदस्य हैं। G7 7 विकसित देशों का समूह है। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। इसके सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान आदि थे। 1976 में कनाडा को भी इस समूह में शामिल कर लिया गया था। भारत इसका सदस्य नहीं है। G7 के 31वें शिखर सम्मेलन के 5 विकासशील देशों के सहयोग देश की हैसियत से पहली बार बुलाया गया था, जिसमें भारत भी शामिल। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? फेमस योजना है उज्ज्वला योजना। ये है जो BPL परिवारों को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन से संबंधित है। इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को की गई थी। इस योजना के तहत भारत के गरीब BPL परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन मिलेंगे, यानी मिल गए हैं। इस योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8000 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी प्रदान की थी। सम्मिलित करना है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 216 जल्दी में हो जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन 1963। उच्च न्यायालयों का गठन
अनुच्छेद 18 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में, अनुच्छेद 40। इसका जो सही आंसर हो जाएगा A3 यानी उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18, ग्राम न्यायालयों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40, उच्च न्यायालय का गठन C1 अनुच्छेद 18, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध D2 अनुच्छेद 263। ये उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, ग्राम पंचायतों का अनुच्छेद 40U लिखा है, उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 216, अंतर्राज्यीय परिषद के अनुच्छेद 263 संबंध में उपबंध दिए गए हैं। चंडी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? चंडी देवी का मेला मध्य प्रदेश में घोघरा सीधी में लगता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में घोघरा नामक एक गांव है जहां चंडी देवी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। यहीं चंडी देवी के मेले का आयोजन किया जाता है। चंडी देवी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। चंडी देवी का मेला प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में लगता है। हिरन किस नदी की सहायक नदी है? हिरन किस नदी की सहायक नदी है? ये जो है वह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ये समझिए, नर्मदा नदी भारत के मध्य भाग से पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम विंध्याचल की मैकाल पहाड़ी श्रृंखला के अमरकंटक नामक स्थान से हुआ है। इसकी सहायक नदियां की बात करें, हिरन, तिंदोली, चंद्रकेसर, कनार एवं बरना आदि हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सम्मिलित करना है, पश्चिम मध्य रेलवे मुंबई, दक्षिण पूर्व रेलवे दिल्ली, उत्तर रेलवे कोलकाता, मध्य रेलवे जबलपुर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा A4 यानी पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, उत्तर रेलवे दिल्ली, मध्य रेलवे मुंबई। इसके जो सही आंसर है वो कोट कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश वित्त निगम की जो स्थापना की गई थी वह 1955 को की गई थी। राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 केंद्रीय अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। यह निगम इंदौर में स्थित है। इस निगम की स्थापना का मूल उद्देश्य निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उद्योगों और उससे संबंधित जिलों को सम्मिलित करना है। डीजल इंजन कारखाना जबलपुर, अखबारी कागज कारखाना होशंगाबाद, नोट छापने का कारखाना नेपानगर, चीनी उत्पादन कारखाना इंदौर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है A4 यानी डीजल इंजन कारखाना इंदौर, B3 अखबारी कागज नेपानगर, नोट छापने का कारखाना होशंगाबाद, चीनी उत्पादन कारखाना जबलपुर। इस प्रकार से इसकी पुष्टि भी हम कर लेते हैं। ये चीनी उत्पादन कारखाना जबलपुर, नोट छापने का कागज होशंगाबाद, अखबारी कागज नेपानगर, डीजल इंजन कारखाना इंदौर। मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार राजाराम का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार राजाराम का जन्म इंदौर में हुआ था। ये प्रमुख चित्रकार राजाराम का जन्म 22 जनवरी 1943 को इंदौर में हुआ। तो उन्होंने कला संबंधी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से ही प्राप्त की थी, जबकि उच्च शिक्षा बड़ौदा से प्राप्त की थी। वे भारत भोपाल स्थित शासकीय हमीदिया महाविद्यालय में चित्र कला विभाग में प्राध्यापक भी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहयोग से सुरक्षा अभियान का शुभारंभ 15 अगस्त 2020 को कहां से किया था? सहयोग से सुरक्षा अभियान भोपाल से प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री ये शिवराज सिंह चौहान ने सहयोग से सुरक्षा अभियान 15 अगस्त 2020 को भोपाल से किया था। अभियान की थीम सहयोग और समर्थन से ही विजय, कोरोना समाप्ति का दृढ़ निश्चय है। जो अभियान की थीम थी सहयोग और समर्थन से ही विजय, कोरोना समाप्ति का दृढ़ निश्चय। अभियान का मुख्य उद्देश्य जन जागरूकता के माध्यम से आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव पैदा करना है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो मध्य प्रदेश का नहीं है लोक नृत्य? कुचिपुड़ी, ये कर्मा नृत्य, मटकी नृत्य एवं गौर नृत्य आदि मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं, परंतु कुचिपुड़ी नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव के नाम पर रखा गया है। उस गांव के ब्राह्मण लोग ही पारंपरिक रूप से अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित
खनिजों और उससे संबंधित जिलों को सम्मिलित करना है। सुरमा के आगे लिखा है सीधी, टंगस्टन पन्ना, सिलेमेनाइट जबलपुर, हीरा होशंगाबाद। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सही मिलान हो जाएगा A3 यानी सुरमा जबलपुर में प्रसिद्ध है, B4 यानी टंगस्टन होशंगाबाद, C1 सिलेमेनाइट सीधी, हीरा की बात करें तो पन्ना। ये आप देख सकते हैं, सिलेनामाइट सीधी और रीवा में प्रसिद्ध है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर क्या है? पुरुष साक्षरता दर है ये 78.7%। पुरुष साक्षरता दर 78.7, महिला 59.2, कुल साक्षरता 69.3% है। कुल साक्षरता प्रतिशत के मामले में मध्य प्रदेश देश में 28वां स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जैन धर्म के लोगों का प्रतिशत की बात करें, ये है 0.78%। ये इसमें जैन हमारे मध्य प्रदेश में 0.78%, जबकि 0.3% बौद्ध, 0.21 सिख, 6.2% मुस्लिम आबादी है। शाब्दिक जनसंख्या हिंदुओं की जिनका कुल भाग 90.89% है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत पीड़ितों को अधिवक्ताओं की सहायता लेने का अधिकार है? दोस्तों, ये अधिनियम अभी सिलेबस से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। धारा 15 का 13, 15 की उपधारा का 13 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 15 का 13 में प्रावधान किया गया है कि अत्याचारों से पीड़ित या उनके आश्रितों को यह अधिकार होगा कि वे गैर संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं, वकीलों से सहायता ले सकें। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है? ये जो संविधान की धारा है वो धारा 6 के अंतर्गत, मतलब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा, संविधान की नहीं। ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 6 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है। जो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक उसमें जो भी हो पहले पद धारण करेगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत धार्मिक निरुक्ताएं लागू करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? ये जो किया गया है वो धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 3 में धार्मिक निरुक्ताएं लागू करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को तालाब, कुएं, जल स्रोत में स्नान या जल का उपयोग करने से, लोक पूजा स्थान में प्रवेश, पूजा या प्रार्थना करने आदि से उस व्यक्ति को रोकता है या उसे दंडित किया जाएगा। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य हाथियों का संरक्षण करना है। सही जोड़ी बनाना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से ग्रीन पार्क स्टेडियम के सामने भोपाल, नेहरू स्टेडियम बेंगलोर, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कानपुर, तत्या टोपे स्टेडियम इंदौर। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो A3 यानी ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, फेमस क्वेश्चन है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में है, तत्या टोपे यानी टीटी नगर स्टेडियम, ये टीटी स्टेडियम भोपाल में स्थित है। निम्नलिखित में से किस खेल के एक टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? वो होता है खेल खो खो। खो खो में नहीं होते हैं, जबकि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में होते हैं। जबकि खो खो खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। 9 होती है एक खेल में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कहाँ स्थित है? इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। आपको छोटी जगह लिखी होती है, जिला मिला का नाम नहीं लिखा होता है। अब इसलिए आपको ये बढ़ती कंपटीशन में आपको ध्यान रखना है। कीरतपुर में स्थित है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर। कीरतपुर इटारसी जिला होशंगाबाद में स्थित है। वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किस आंदोलन की
75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो नारे के साथ की गई थी। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण दिवस ये जो मनाया जाता है वो 18 जून को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय अधिकारिता दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। बेटी बचाओ 5 अक्टूबर को, जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को, मध्य प्रदेश में 18 जून को महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में हलमा पद्धति किस जिले में प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश के किस जिले में हलमा पद्धति प्रसिद्ध है? ये धार जिले में हलमा पद्धति प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में हलमा पद्धति धार जिले के गांव के लोग मिलकर मकान बनाने का काम करते हैं। जिसका मकान बन रहा होता है वह सभी को भोजन कराता है। हलमा पद्धति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 सितंबर 2020 को गृह प्रवेश कार्यक्रम यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाए गए थे उसमें गृह प्रवेश कराया था। उसमें 12 सितंबर 2020 को हलमा पद्धति की प्रशंसा की। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वह है आपका बेसबॉल। बेसबॉल है, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। इस खेल की एक पारी में कुल खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। इस खेल में प्रत्येक बेस की माप लगभग 27.50 मीटर होती है। कर्ण की दूरी 116.50 मीटर होती है। यह खेल बल्ले और गेंद से खेले जाने वाला एक अमेरिकी खेल है। इससे पहले बेसबॉल के खेल को 1846 में इंग्लैंड में खेला गया था। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? अजलान शाह कप किस खेल से? हॉकी से है। फेमस क्वेश्चन है आपका, ये हॉकी से संबंधित है। दीवान ए आम सिंधिया कालीन दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दीवान ए आम सिंधिया कालीन दर्शनीय स्थल ये आपके श्योपुर जिले से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के दर्शनीय स्थल की बात करें, राधा वल्लभ मंदिर, राजा इंदिरा सिंह, किशोरदास की छतरियां, बरादरी बंजारा डैम, बड़ौदा किला, मानपुर का किला, सहरिया संग्रहालय, श्योपुर फोर्ट यानी किला, परे ध्रुवकुंड, डोबकुंड, गुरु महल, सूरी का मकबरा, घुड़साल और अनेक गौड़कालीन दरबार दीवान-ए-आम सिंधिया कालीन श्योपुर जिले के दर्शनीय स्थल हैं। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये अभी हाल ही में भारत का पहला परागणकर्ता पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री कौन हैं? आपको बताना है कि भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश हैं। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। जबकि रामेश्वर तेली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं। प्रताप चंद्र सारंगी लघु मध्यम उद्योग पशुपालन दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री हैं। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं। सोम प्रकाश वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? WTO 1 जनवरी 1955 को हुई थी। ये गलत लिख गया है। ये 1 जनवरी 1955 को ही WTO की स्थापना हुई थी। इसमें मिस्टेक हो गई है आपके विकल्प में। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या 164, इसमें 163वां सदस्य लाइबेरिया है, 64वां सदस्य अफगानिस्तान है। देश की पहली भुगतान बैंक सेवा एयरटेल भुगतान बैंक का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? देश की पहली ये राजस्थान में किया गया था। देश की पहली भुगतान बैंक सेवा एयरटेल भुगतान बैंक का शुभारंभ राजस्थान में किया गया था। यह भारतीय एयरटेल लिमिटेड की बैंक, इसकी शुरुआत राजस्थान में 23 नवंबर 2016 से की गई थी। सम्मिलित करना है सूरजमुखी केरल, सरसों नाटक कर्नाटक। कर्नाटक में नाटक हुआ था तो इस वजह से अकेला का हट गया। ये बहुत वो होता है दोस्तों। काजू मध्य प्रदेश, नारियल महाराष्ट्र। तो इसमें से आपको सही सम्मिलित करना है तो सही सम्मिलित तो हम करे देते हैं। सूरजमुखी आपके वही नाटक कर्नाटक, सरसों मध्य प्रदेश, काजू महाराष्ट्र,
नारियल केरल। ये सभी के लिए प्रसिद्ध है, फेमस ही क्वेश्चन है दोस्तों। हमने एमपीपीएससी में जो पेपर देखा है उसमें नया कुछ ज्यादा नहीं पूछते हैं। नया आपका मुश्किल से 10 ही % पूछते हैं, जो नया करंट अफेयर्स होता है या एमपी से संबंधित या उससे मतलब नई चीज वो, और जो पूछते हैं वो आ जाता है। जो पूछते हैं वह पुराना ही पूछते हैं। इस वजह से जो पुराना है वो आप सही तरीके से कर लें दोस्तों। आपने कई बार एग्जाम दिया होगा तो आपके जो सही यानी जो सरल क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। तो इस वजह से आप सही तरीके से स्टडी करें। सीमांत जोत कृषि भूमि की सीमा कितनी है? सीमांत जोत कृषि भूमि की जो सीमा है वो 1 हेक्टेयर से कम जोत की है। सीमांत जोत कृषि भूमि सीमा 1 हेक्टेयर से कम जोत की भूमि है, जबकि 2 से 4 हेक्टेयर जोत की अर्ध मध्यम जोत है। 4 से 10 हेक्टेयर की जोत मध्यम जोत कहा जाता है। क्षेत्रों और उनसे संबंधित संस्थाओं को सम्मिलित करना है। प्रबंधकीय शिक्षा एनसीईआरटी एंड एनआईओएस, इंजीनियरिंग MB, स्नातकोत्तर NPTEL, स्कूल शिक्षा UGC, यानी ये क्षेत्रों से संबंधित संस्था हैं। 8.2 प्रबंधकीय शिक्षा IIMB, इंजीनियरिंग NPTEL, स्नातकोत्तर UGC, यानी UGC से लिखा नहीं होता, UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। स्कूल शिक्षा यानी NCERT की जो बुक होती हैं वो इसी प्रकार से आप इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया था? नई दिल्ली में यह किया गया था 22 से 24 जुलाई 2020 तक। नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन 22 से 24 जुलाई 2020 तक किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब सुमन राव जो कि राजस्थान की हैं उन्होंने जीता था। फेमिना मिस इंडिया। हाँ, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाते हैं करंट अफेयर से, पता पड़ा कि 2018 का क्वेश्चन पूछ लिया, तो जो फेमस क्वेश्चन है वही पूछते हैं, उससे ज्यादा परेशान नहीं होना है। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNEP का मुख्यालय जो स्थित है वह ये नैरोबी केन्या में स्थित है। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस 1972 के परिणाम स्वरूप हुआ था। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। संयुक्त केन्या में नहीं, केन्या। ये संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी पर्यावरणीय परिरक्षण के लिए अंतर सरकारी तरीकों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। हर वर्ष 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस यूनेप की ही पहल है। इसका निर्णय वर्ष 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन में लिया गया था। दोस्तों, इसकी PDF आप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, वहां से कर सकते हैं, डाउनलोड कर पाएंगे। और ये वीडियो अपलोड होने के बाद 24 घंटे के बाद आप हमारी PDF डाउनलोड करें। मतलब आज एक वीडियो अपलोड हुआ तो आप कल इसकी वीडियो PDF अपलोड मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एरोसॉल क्या है, मतलब PDF अपलोड हो जाएगी तो PDF डाउनलोड कर पाएंगे। हमारा जो क्वेश्चन है, एरोसॉल क्या है? एरोसॉल आपको बताना है कि इसमें क्या है। ये एरोसॉल 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक सूक्ष्म कण है, जिसे एरोसॉल कहा जाता है। इसकी डिटेल की चर्चा करें। 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक सूक्ष्म कणों का एरोसॉल कहा जाता है। ये सूक्ष्म कण वायुमंडल में फैले हुए हैं जो सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन, परावर्तन, अवशोषण करने का कार्य करते हैं। ये सूक्ष्म कण ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत अल्पकालिक होते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान पुणे के शोधकर्ताओं का मानना है कि एरोसॉल मानसून को कमजोर कर सकता है। लॉकडाउन था वैसे तो, लॉकडाउन लगा। और जो लोकलाम किन देशों के मध्य स्थित है? ये लोकलाम ही कह दो। भूटान और चीन के मध्य स्थित है। लोकलाम एक विवादित क्षेत्र जो भूटान और चीन के मध्य स्थित है। इस विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा सड़क निर्माण शुरू कराने के कारण भूटान से इसका विरोध हुआ था। भूटान का चीन के साथ कोई राजनीतिक संबंध न होने के कारण भूटान ने अपना विरोध जून 2017 में भारत स्थित चीन के दूतावास में दर्ज कराया था। मध्य प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी बायोमेथेनाइजेशन प्लांट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में एशिया की सबसे
बड़ी बायोमेथेनाइजेशन प्लांट ये इंदौर में स्थित है। इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी बायोमेथेनाइजेशन प्लांट इंदौर में स्थित है। इस प्लांट से गीले कचरे से गैस बनाई जाती है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक जरूर कर दिया करें इस वीडियो को। नवंबर 2020 में किस राज्य की तेजपुर लीची जीआई टैग प्राप्त हुआ है? अभी हाल ही नवंबर 2020 में ये असम की जो तेजपुर लीची है उसको जीआई टैग यानी भौगोलिक टैग प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में कुल कितने वन परिक्षेत्र कार्यालय कार्यरत हैं, माने वन परिक्षेत्र कार्यरत हैं? ये इसका जो सही आंसर है 473, ये 473 है। दोस्तों, जो वन सेवा के जो सिलेबस है, मुख्य सिलेबस है, वो बहुत अच्छा है। आप यदि वन सेवा के 104 या 105 लगभग रेंजर की पोस्ट हैं और मध्य प्रदेश में कुल वन मंडल 63 है, मध्य प्रदेश में कुल उप वन मंडल 135 है। ये इसमें वन विभाग की जो सबसे छोटी पोस्ट होती है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जो होती है वो वनरक्षक के बाद प्रक्षेत्र सहायक है और फिर उसके बाद वन परिक्षेत्र, जो कि वन परिक्षेत्र अधिकारी। ये वन परिक्षेत्र जो अधिकारी होता है इसे ही रेंजर कहा जाता है। फिर रेंजर के बाद आ जाती है एसडीओ जो होता है वो उप वन मंडल अधिकारी होता है, उप वन मंडल अधिकारी होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे वन मंडल, जो वन मंडल अधिकारी होता है जिसे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बोला जाता है, डीएफओ बोला जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 63 वन मंडल हैं और कुल उप वन मंडल 135 हैं। फिर डीएफओ के बाद आ जाता है मुख्य संरक्षक आ जाते हैं, तो वो अलग हो जाती हैं। जिले लेवल की हमने आपको पोस्ट बताई है। ये वन रक्षक जिसे फॉरेस्ट गार्ड कहा जाता है, ये वन परिक्षेत्र सहायक जिसे डिप्टी रेंजर के नाम से भी जाना जाता है, ये डिप्टी रेंजर। ये रेंजर जो होता है इसे लक्ष्मीपुत्र के नाम से भी जाना जाता था, यानी इसे पैसों की कोई कमी नहीं होती थी। अब आज के ज़माने में कुछ बदल गया है तो वो एक बात अलग है। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन किसकी एक विशेषज्ञ एजेंसी है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन किसकी विशेषज्ञ एजेंसी है? ये जो एजेंसी है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ की इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। भारतीय संविधान सभा में संविधान का द्वितीय वाचन ये कहाँ से आ गया दोस्तों? ये तो पहला क्वेश्चन का इसमें फिट हो गया है। तो ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन की जो विशेषज्ञ एजेंसी है, फिर भी हम इसकी डिटेल तो हम देखेंगे ही जब ये क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन मतलब कम्युनिकेशन यूनियन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। इसकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है। इसकी स्थापना 1865 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राम यूनियन के रूप में की गई थी। बाद में वर्ष 1947 में इसे संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी का दर्जा प्रदान किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास करता है। तो ये 1865 में इसकी स्थापना हुई थी और 1947 में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषज्ञ एजेंसी का दर्जा प्रदान किया गया था। ये ध्यान नहीं रहा होगा दोस्तों, तो मैंने ही ये पेपर बनाया है। कभी कभार गलती हो जाती है और गलती सुधारना ही होता है। तो दोस्तों, हमने यह वीडियो आपका देखा, मतलब आपने हमारा यह वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दें और लाइक भी कर सकते हैं यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों। और इसकी हमने आपको बता ही दिया है कि इसकी PDF आप कल डाउनलोड कर पाएंगे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी फ्री ऑनलाइन टेस्ट careertestacademy.com पर कर पाएंगे और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है careertestacademy.com वो अभी बन रही, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस वजह से आप जो लिंक दी हो उसी से क्लिक करके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आज है पहला
1 जनवरी, पहला दिन इस साल का, तो आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों।